Good morning, students. In the last class, we learnt that the net force acting on a current carrying coil in a magnetic field is zero. We also learnt very important expression, namely the torque acting on a current carrying coil. Now, why I am calling it as very important? Because this question, namely finding the torque acting on a current carrying coil, would become the principle of a 5-mark question known by the name moving coil galvanometer. In today's lesson, students, we are going to work on a 2-mark sure shot question, which is finding out the direction of the torque acting on a coil and also being able to find कि किस पोजीशन में the coil will be in stable equilibrium और किस पोजीशन में it will be in unstable equilibrium. So why wait? Let's start with the lesson. So as you know, students, today we are finding the direction of the torque acting on a current carrying coil and the condition for stable and unstable equilibrium. The first question that we discuss is an important question which says कि find the net force acting and the torque acting on a coil which is placed near a long straight wire. So let me explain this question once to you. ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है. इसके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCDA. इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है. So पहले we will talk about how to find the net force acting on the coil. उसके लिए we have first chosen the arm BC. You will say कि हमें breadth of the coil पता है, हमें magnetic field पता हो सकती है यहाँ पे, तो we can use the formula कि F is equal to BIL and we can determine कि what is the force acting on the arm BC. लेकिन स्टूडेंट्स आप थोड़ी देर के लिए सोचें, do we really know कि what is the magnetic field here, what is the magnetic field here and there? Not really. क्योंकि इस वायर की वजह से सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी. इसलिए वी कैन नॉट यूज़ द फार्मूला डायरेक्टली कि F इज़ इक्वल टू BIL. तो उसके लिए फिर क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गई तो फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा एंड दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द कैलकुलस मेथड. व्हाट इज़ दैट कैलकुलस मेथड? हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x और हम ये मान सकते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी b सफिक्स x. क्योंकि ये एलिमेंट छोटा है इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा वो भी छोटा होगा. तो dF विल बी इक्वल टू BIL. कौन सा b सफिक्स x, I2 और लेंथ dx. तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो आज फिर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा. देखिए इस वायर की वजह से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स क्योंकि ये पॉइंट हमारे राइट में है. अब
लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड्स, द करंट इज दिस वे, फोर्स विल बी दैट वे। तो ये हो गया। अब हमने एक सिमेट्रिकल एलिमेंट ले लिया, अगेन ऑफ लेंथ dx ऑन द वायर dA। तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी इस वायर की वजह से, और क्या डायरेक्शन होगी फोर्स की? आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है और जो करंट है वो लेफ्ट में जा रहा है, तो नेचुरली फोर्स इज डाउनवर्ड्स। और फॉर्मूला भी वही है, b सफिक्स x I2 इंटू dx। व्हाट आर वी लर्निंग? कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट डीए वायर में लिया जा सकता है, और इन दोनों एलिमेंट्स पे जो नेट फोर्स है वो होगा 0। इसी आर्गुमेंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर वेरियस अदर एलिमेंट्स एंड कह सकते हैं कि फॉर ईच एलिमेंट इन द आर्म BC there will be a corresponding element in the arm DA, so that the net force acting on the arm BC and DA will become 0. स्टूडेंट्स, ये तो देखिए समझाने के लिए था। आप एग्जाम में स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं that the force acting on the arm BC and DA is 0. That can be written directly. अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म AB एंड फाइंडिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म CD। स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कि अगर दो पैरेलल वायर्स हों कैरिंग करंट I1 I2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और उनमें करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो देयर इज गोइंग टू बी अट्रैक्शन। तो आर्म AB पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स दिस वायर। व्हाट अबाउट दैट आर्म CD? यू विल से, देखिए इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमने लर्न किया था उस क्वेश्चन में कि जब दो पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तब रिपल्शन हो जाती है। दैट्स व्हाई वी हैव मार्क्ड दिस फोर्स एज F सफिक्स CD इन दिस डायरेक्शन। अब हमने स्टूडेंट्स नेट फोर्स निकालना है ऑन द कॉइल। यू विल से, हम तो जानते हैं, रूल है क्या कि रिजल्टेंट फोर्स विल ऑलवेज बी फोर्स एक्टिंग टू द राइट माइनस फोर्स एक्टिंग टू द लेफ्ट। तो F सफिक्स CD माइनस F सफिक्स AB। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें वो फार्मूला याद आना चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट I1 I2, मैं इन दोनों वायर्स के लिए गा रहा हूं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस B। ये तो था फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उसको L से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल फोर्स आ जाएगा। इसी तरीके से आई कैन फाइंड F सफिक्स AB। यू विल से वही फार्मूला गाओ, कौन सा? फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला। सो मैं L छिपा रहा हूं आपसे, पहले वो फॉर्मूला गा रहा हूं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, और L से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आ गया। तो आप देख रहे हैं इसमें कि हमने म्यू नॉट I1 I2 इंटू L डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉमन ले लिया, और ये बच गया 1/RB, और यहाँ पे 1/R। फिर हमने यहाँ LCM लिया तो पहले R आ गया, फिर ये टर्म आएगी, ये टर्म लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो -R -B हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो नेट फोर्स है वो ये है, और इसके साथ माइनस साइन आ रहा है,
उस बात का क्या मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो राइट में नहीं है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर ये आंसर प्लस आ जाता तो हम कहते कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इज टुवर्ड्स राइट। तो स्टूडेंट्स, एज ए 1 मार्क क्वेश्चन, इफ दे आस्क कि क्या ये करंट कैरिंग लूप अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो आप उसको बहुत ही आराम से डायरेक्टली बता सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। आपने सिर्फ जो नियरर आर्म ऑफ द कॉइल है उसको कंसीडर करना है। जैसे यहां पे मुझे AB को कंसीडर करना है और पूछना है अपने आप से कि क्या ये करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर यस, तो द लूप विल गेट अट्रैक्टेड। तो मतलब जो नियरर आर्म है उसमें करंट की डायरेक्शन को देखो। अगर ये करंट और ये करंट की डायरेक्शन सेम है तो द लूप विल गेट अट्रैक्टेड, और ऐसा नहीं होता तो द लूप विल गेट रिपेल्ड। तो स्टूडेंट, जस्ट टू सम अप, हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म BC एंड AD इज 0, और ये जो लूप है वुड गेट अट्रैक्टेड बिकॉज इस आर्म में द करंट हियर एंड हियर आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस वाज वन पार्ट। एक पार्ट और रह गया कि फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। आई डिडंट राइट द फार्मूला हियर स्टूडेंट फॉर द टॉर्क, क्योंकि आप जानते हैं टॉर्क होता है mb sin अल्फा। पहली बात, क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस बाय द कॉइल। यू विल से हम स्विम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेट ये पॉइंट हमारे राइट में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन। इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट्स हमने लर्न किया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब ये जो डायरेक्शन है करंट का, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को S से लिखते हैं, मतलब ये जो फेस है ये साउथ पोल की तरह से काम करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये जो कॉइल है अंदर को बना रही है, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर भी इनवर्ड्स है। तो टॉर्क का फॉर्मूला mb sin अल्फा। अल्फा एंगल है बिटवीन m एंड b, ये एंगल 0 है, इसलिए टॉर्क इज 0। सो दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से करें। स्टूडेंट्स, एक 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में होगा जिसमें हमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालनी होगी। है ये बहुत सिंपल। इसको और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए लेट अस फॉलो ए प्रोसीजर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे इस केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये जो फेस ऑफ द कॉइल है ये नॉर्थ पोल की तरह से काम करेगी। नॉर्थ पोल का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इज कमिंग आउट। कमिंग आउट का मतलब है इट इज अलोंग द Z एक्सिस। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई करना, फिर ये फेस ऑफ द कॉइल आइडेंटिफाई करना कि ये नॉर्थ पोल बन गया। नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गया। इसका मतलब
हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर निकाल ली। तो ये फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को करने में कि आप पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर निकाल पाएं। I'll give you enough practice, it will not be difficult at all. अब आप इमेजिन करें अपने माइंड में कि ये वेक्टर m ऐसे है और ये वेक्टर b ऊपर को है। मतलब ये दोनों वेक्टर्स m और b YZ प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब आपने एक स्क्रू इस तरीके से रखना है ताकि वो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो कैन यू टेल मी कि वो जो स्क्रू है वो किस एक्सिस के अलोंग रखा जाए? यू विल से सिंपल है, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो तो जो स्क्रू है should be kept along the x axis। अब हमने इस स्क्रू को टर्न करना है फ्रॉम m towards b, m towards b। As you notice कि हम m से जब b की तरफ रोटेट करवा रहे हैं तो जो टिप ऑफ द स्क्रू है वो इधर को जा रहा है। What do you mean इधर को जा रहा है? It is acting along the negative x axis। तो टॉर्क is acting along the negative x axis। You may say I don't like this screw business, I want some other rule। तो राइट हैंड रूल होता है, that rule tells us कि पहले आप अपने थंब को इस तरीके से होल्ड करें ताकि वो परपेंडिकुलर हो जाए किसके? टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय m एंड b। अब ये रूल कहता है कि इस तरीके से अपने हैंड को होल्ड करिए, राइट हैंड को होल्ड करिए ताकि जो आपकी फिंगर्स हैं, जो कर्व फिंगर्स हैं, वो m से b की तरफ जाएं, m से b की तरफ जाएं। तो अगर m से b की तरफ जाना है तो टॉर्क हमारी होगी टू द लेफ्ट। इसे इसमें काफी विजुअलाइजेशन की बात है, मुझे तो कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल मेथड बता दो। अब देखिए ये मैथमेटिक्स की बात है कि m क्रॉस b की डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो आप पहले ऐसे लिख लें I J K। ये वेक्टर m किस तरफ है? ये है अलोंग k कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग k कैप। और ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? k कैप। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू k क्रॉस j क्या होगा? आप जानते हैं सब that k क्रॉस j will be माइनस i। माइनस i का ये i है, माइनस i का मतलब ये। तो मैंने आपको तीन तरीके से इसे बताने की कोशिश की है, हो सकता है समझ में ना आया हो। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर भी हमें टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स? सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें। ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए ये जो फेस ऑफ द कॉइल है जो कि YZ प्लेन में रखा है ये क्लॉकवाइज है। क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। अगर ये साउथ पोल है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स इट एंड गोइंग दैट वे। तो इस तरीके से पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल इस डायरेक्शन में है एंड दैट इज इंडीड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। अब हमने सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को देखना है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को देखना है। आप देखें कि ये दोनों वेक्टर्स किस डायरेक्शन के अलोंग हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आप बताएं हमारी जो टॉर्क है
वो किस डायरेक्शन में होगी? परपेंडिकुलर टू दीज टू एक्सिस, मतलब इट विल बी अलोंग द जेड एक्सिस। अब आपको ये डिटरमिन करना, ये तो पता चल गया कि जेड एक्सिस के अलोंग है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? तो उसके लिए आप यहां पे एक स्क्रू रख लें और उस स्क्रू को टर्न करें फ्रॉम एम टूवर्ड्स बी एंड ट्राई टू फिगर आउट कि वो जो टिप ऑफ द स्क्रू है वो किधर को जा रहा है। टिप ऑफ द स्क्रू इज गोइंग इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब दिस वे, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। व्हाट इज द मैथमेटिकल वे? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किधर को है? माइनस आई कैप की डायरेक्शन में है। बी किधर को है? इट इज अलोंग जे। इफ आई वे टू आस्क यू आई क्रॉस जे क्या होता है, यू विल से के, लेकिन माइनस अगर है तो माइनस के इज दिस वे। तो इतना आसान है स्टूडेंट्स टू गेट दिस 2 मार्क्स। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करें। यहां पे करंट फ्लो कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए ये फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक साउथ पोल एंड देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड है विल बी गोइंग इनवर्ड्स एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। अब हमने एक स्क्रू रखना है ताकि वो परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय एम एंड बी, तो वो हमको टर्न करना है एम से बी की तरफ। जब मैं एम से बी की तरफ टर्न कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि जो टिप ऑफ द स्क्रू है वो इधर को जा रहा है। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाउ डू वी फाइंड इट आउट मैथमेटिकली? वैसे तो टॉर्क एम क्रॉस बी होता है, तो एम की क्या डायरेक्शन है? माइनस के, और बी का जे। तो मे आई आस्क यू के क्रॉस जे क्या होगा? के क्रॉस जे होगा आई, और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो एंगल अल्फा बना रही है विद द एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स पहले आप ये इमेजिन करें कि ये कॉइल एक्स वाई प्लेन में रखी है। अगर ये कॉइल एक्स वाई प्लेन में होती, मतलब ये टर्न ना होती थ्रू एन एंगल अल्फा, तो क्या होता? तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में होती तो ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फेस है विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है विल देन बी कमिंग आउट। तो अगर ये कॉइल एक्स वाई प्लेन में होती तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अलोंग इस डायरेक्शन होती। अब हमने सिर्फ एम और बी को देखना है। ये वाईजेड प्लेन में हैं दोनों वेक्टर्स। मुझे एक स्क्रू रखना है परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन और टर्न करना है उस स्क्रू को फ्रॉम एम टू बी। सो द टिप ऑफ द स्क्रू इज गोइंग दैट वे। तो ये डायरेक्शन हो गई टॉर्क की। देखिए ये बड़ा फेंट ड्रॉ किए हुए हैं। ये इमेजिन किया था हमने कि ये जो कॉइल है ये टर्न नहीं हुई है, इट इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन। अब हमने इस कॉइल को टर्न करना है थ्रू एन एंगल अल्फा। जब आप इस कॉइल को टर्न करेंगे थ्रू एन एंगल अल्फा तो ये जो वेक्टर टॉर्क है ये भी टर्न हो जाएगा थ्रू एन एंगल अल्फा। तो our answer is that the torque makes an angle alpha with the negative x axis. चलिए एक और क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में he says which of the two coils is in stable equilibrium.
तो स्टूडेंट सबसे पहले सिचुएशन स्टडी करें क्या है। यहां पे एक कॉइल है, उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए ये फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल विल बी अपवर्ड्स। तो वही डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। मे आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी? यू से उस एंगल को अल्फा कहते हैं और इस केस में वो एंगल 0 है, इसलिए साइन अल्फा 0 होगा एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस विल बी व्हाट? 0। बट द क्वेश्चन वाज नॉट दिस कि व्हाट इज द टॉर्क। द क्वेश्चन वाज कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। स्टूडेंट्स, आपने सीखा है कि जब m and b vector they point in the same direction, then we say that the coil is in stable equilibrium. अगर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती तो then in that case it will become a case of unstable equilibrium. तो यहां पे देखें, ये वो कॉइल है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो फेस ऑफ द कॉइल है विल बिहेव लाइक साउथ पोल। साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ आ रही है एंड इट्स गोइंग डाउन। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करती है प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल, वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो अब हमने मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली। ये एंगल दिखाई दे रहा है पाई, इसलिए टॉर्क की वैल्यू विल बी 0। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर को पॉइंट कर रही है और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर नीचे को है, दे आर पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वी से दैट द कॉइल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So that was all for today, and we'll see you with the next video tomorrow.